तो फ्रेंड्स, जब आप दरवाजा खोलते हैं, बैग उठाते हैं या गेंद को किक करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि हर बार आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कि फोर्स क्या है और ये हमारे डेली लाइफ में कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स को हिंदी में बल बोलते हैं। तो फोर्स को पहले क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। फोर्स का मतलब होता है पुश या पुल। फॉर एग्जाम्पल, दरवाजा खोलना मतलब पुश और रस्सी ये खींचना मतलब पुल। तो ये क्या है कि फोर्स हमेशा इंटरैक्शन से लगता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर इंटरैक्शन हो रहा है तब फोर्स लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा और हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, फोर्स लग रहा है पुश या पुल के फॉर्म में जो होता है। इसको हम फोर्स कहते हैं। तो फोर्स के इफेक्ट भी कई सारे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बल के चार प्रभाव, तो उसके चार इफेक्ट होंगे अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई है वो अपना दिशा बदलेगा या उसकी गति बदल सकती है, मूव कर सकता है। गति रुक सकती है, अगर नहीं चल रही तो चलना बदल भी सकती है, गति रुक भी सकती है, और गति प्रारंभ अगर स्टैटिक हालत में है तो गति प्रारंभ भी हो सकती है। तो देखिए, बल के चार प्रभाव हैं: दिशा बदलना, गति रोकना और गति प्रारंभ करना। और यहाँ पे देखिए लिखा हो कि बल किसी वस्तु पर लगने वाला धक्के को भी पुश बोलते हैं, और पुल जो होता है ये क्या होता है, बल होता है। अब मैग्नेट्यूड क्या होता है, परिमाण, मतलब कितना बल की शक्ति, कितनी ज्यादा, कितने स्ट्रांगली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये मैग्नेट्यूड बोलते हैं इसको। और इसका प्रभाव क्या है, देखिए, यह किसी वस्तु की गति की स्थिति, गति और या दिशा या दोनों को या उसके आकार को भी बदल सकता है। विराम अवस्था को शून्य गति माना जाता है। जब कोई चीज अपनी विराम अवस्था में होती है, स्टैटिक पोजीशन में रहती है, तो उसको शून्य गति माना जाता है। तो उसके इम्पैक्ट हमने देखा कि जो होता है फोर्स होता है, इसके चार इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेज। फोर्स जो होते हैं, बल होता है, ये टू टाइप्स के होता है। एक क्या है, संपर्क। तो संपर्क बल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो स्लाइड है वीडियो कंप्लीटली हिंदी में है, बट यहाँ पे संपर्क का मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स, और संपर्क मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स टू टाइप्स के होते हैं। एक मस्कुलर फोर्स, उसी को हिंदी में हम पेशी बल बोलते हैं। और ये जो घर्षण बल होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो टू टाइप्स की फोर्स, जिसमें क्या हम कांटेक्ट में रहते हैं चीजों के साथ और वो फोर्स अप्लाई होता है, तो यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में, जिसमें हम टच में नहीं रहते, कांटेक्ट में नहीं रहते। जैसे आपका ये चुंबकीय बल है, तो चुंबकीय बल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। स्थिर वैद्युत बल हो, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। जो और तीसरा जो है गुरुत्वाकर्षण बल बल है, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, आपने अपने आसपास चीजें महसूस की होंगी कि क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। देखिए, मस्कुलर फोर्स क्या होता है, हमारी मसल से लगने वाले जो फोर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम कोई बैग उठाते हैं तो इसमें क्या है रहा है, हमारे मसल्स यूज हो रहे हैं, हमारे हाथ यूज हो रहे हैं, हमारे हाथों में मसल्स है, तो वही हेल्प कर रहे हैं बैग को उठाने में, ठीक है। तो यहाँ ये कांटेक्ट फोर्स है, तो इसीलिए इसके टाइप्स में हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब क्या होता है, सरफेस के बीच में रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस के क्या है होता है, यहीं से घर्षण क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे चलना क्या है, ये पॉसिबल हो पाता है फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हमारे यहाँ पे जिस
फर्श पे हम चल रहे हैं वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स ना रहे तो फिर ये चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है, सरफेस के बीच में, इसकी वजह से चीजें हो पाती हैं। दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल एक हम देख सकते हैं कि हम अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चौक से, या ब्लैक हम लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, तो वो सारी चीज पॉसिबल क्यों हो पाती हैं, क्योंकि हर सरफेस का अपना एक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ना हम वॉक कर पाएंगे ना ही लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। मैग्नेट में हम जानते हैं कि गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है चीजों को अट्रैक्ट करने का या रिपल्स करने का, मतलब किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित भी कर सकती है या अपने से चीजों को अननोन आकर्षित कर सकती है, मतलब उसको दूर भी कर सकती है, रिपल्सन आपको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो फोर्स होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो बल है इसको स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। ये चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है। को हम जानते हैं कि चार्ज ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। तो ऐसे जब चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और तीसरा जो है ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये चीजें तो हमने अपने आसपास सब लोगों ने अनुभव की है कि कोई हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल वापस फिर आता, कोई भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ उस चीज को अट्रैक्ट कर लेती है और चीजें नीचे आ जाती हैं। जैसे इसी हम कहते हैं कि अर्थ का जो खिंचाव होता है सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे खींच लेती है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप अभी तक आप जितनी चीजें हमने फोर्स के बारे में बात की, उनके टाइप्स के बारे में बात की, आप लोगों को यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये घर्षण क्या होता है, घर्षण का कारण क्या होता है। देखिए क्या होता है कि लगाया गया बल इक्वल अपोजिट हो गया। देखिए हम किसी, अगर कोई चीज टेबल पे रखा है, जैसे यहाँ पे समझाया गया कि एक ब्लॉक है और लकड़ी के टेबल पर लगा है, तो यहाँ पे ये कांटेक्ट में दो चीजें आपस में आ रही है, ब्लॉक प्लस ये टेबल का सरफेस, तो इनके बीच में क्या घर्षण का काम करेगा। और घर्षण हमेशा क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट को, जो हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और जो घर्षण होता है जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर ब्लॉक पे फोर्स हम इधर लगा रहे हैं राइट साइड में, तो इसका घर्षण हमेशा लेफ्ट जस्ट अपोजिट उसके साइड में होगा। तो ये घर्षण दिखाया गया कि घर्षण हमेशा जो मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। विरोधी बल, देखिए घर्षण हमेशा गतिमान वस्तुओं पर कार्य करता है। हाँ, अगर कोई चीज गति नहीं में गतिमान नहीं है, मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब घर्षण वहां पे जीरो होगा, और इसकी दिशा हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, जो मैंने भी बताया। कारण क्या होता है, संपर्क में आने वाली दो सतहों की अनियमितताओं के अंतःबंध इंटरलॉकिंग, जब दो चीजें क्या होती हैं आपस में संपर्क में आती हैं तो ये जो इंटरलॉक होता है उसकी वजह से घर्षण क्रिएट होता है, कारण होता है। दबाव का नियम क्या होता है, यदि दो सतहों को जोर से दबाया जाए तो घर्षण बढ़ जाता है। तो ठीक है, तो मतलब अगर दो चीजें हैं और उसको अगर बहुत तेजी से दोनों सतहों को हम दबा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो घर्षण और बढ़ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि स्थैतिक बनाम सर्पी घर्षण, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा ये भी एक चीज है कि ये भी आपको जानना चाहिए कि देखिए बैलेंस्ड वर्सेज अनबैलेंस्ड फोर्सेज क्या होता है। देखिए जब फोर्सेज बराबर होते हैं, जब हमने जो फोर्स लगाया और घर्षण जो था फ्रिक्शनल फोर्स वो भी सेम रहा, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं होगा, स्टैटिक पोजीशन में रहेगी। जैसे टेबल पे कोई बुक रखा हुआ है, टेबल पे वो ब्लॉक रखा हुआ था, जैसे हमने पीछे यहाँ पे एग्जांपल देखा है, तो क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है स्टैटिक पोजीशन में है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो हमने फोर्स लगाया और इस पे जो घर्षण है दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर हम उस पे जो ब्लॉक उस पे ज्यादा तेजी से फोर्स लगा रहे हैं और हमने जो फोर्स लगाया वो ज्यादा हो गया, अब जस्ट और जो ये घर्षण है सरफेस का उससे ज्यादा, तो फिर क्या होगा कि जो मूवमेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्सेज अनइक्वल है और मोशन चेंज हो जाता है। तो ये क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स का
एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे फुटबॉल एक पोजीशन पे रखा हुआ है, तब तक नहीं हिलेगा जब तक हम कोई फोर्स नहीं लगाए, लेकिन जैसे हम फुटबॉल किक करेंगे तो वो चलने लगेगा। तो ये क्या है, अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फ्रिक्शन स्थैतिक बनाम सर्पी घर्षण। तो देखिए स्थैतिक घर्षण को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए घर्षण पर काबू पाने के लिए आवश्यक बल। ठीक है, अगर कोई वही मैंने जब कोई वस्तु स्टैटिक पोजीशन में होता है और उसको गति में लाने के लिए और उसके घर्षण को काबू वो करेंगे तभी उसके बाद हम गति में लाएंगे, तो उसके लिए जो नीडेड फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और किसी वस्तु क्या सर्पी घर्षण को हम इंग्लिश में स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु को समान गति से गतिमान रखने के लिए जो नीडेड फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्पी घर्षण या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल क्या है, सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होता है। ये जो होता है क्योंकि एक बार जब कुछ स्टैटिक पोजीशन होता है तो उसको मूवमेंट कराने के लिए पहले ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार जब वो चलने लगा तो उसमें घर्षण फिर हमें कम कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण, सर्पी घर्षण देखिए गोल्डन रूल जो है, सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होता है। मतलब यहाँ पे एक बार मूवमेंट कोई चीज करने लगा तो उसको मूवमेंट कराने में हमें कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू अगर कोई चीज अगर अभी स्टैटिक पोजीशन में है और उसको हमको मूवमेंट कराना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोटनिंग घर्षण और स्वर्णिम असमानता। तो लोटनिंग घर्षण को हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसको क्या बोलते हैं, लोटनिक घर्षण बोलते हैं। सरकाने की तुलना में लुढ़कना हमेशा आसान होता है। ये एग्जाम्पल तो अपने रियल लाइफ में अपने घरों में हम देख लेते हैं। तो हमेशा क्या है, वो लुढ़कना आसान होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है तो सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, तो इसीलिए अभी हमने चीजों को समझा। तो देखिए सबसे ज्यादा जो घर्षण होती है वो स्टैटिक घर्षण होती है जिसको स्थैतिक बोलते हैं। फिर सेकेंड पोजीशन पे जो आता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, उसको सर्पी बोलते हैं। और लास्ट में जो होता है रोलिंग फ्रिक्शन होता है, सबसे कम होता है। अब घर्षण को बदलना, तो घर्षण को कैसे बदल सकते हैं, घर्षण को हम दो तरीके से बदल सकते हैं। देखिए घर्षण कम करना और एक दूसरा घर्षण बढ़ाना। ठीक है, तो ये था बदलने में, हम कम करना भी देखेंगे और घर्षण को बढ़ाना कैसे इसको भी देखेंगे। तो उसमें क्या होता है, घर्षण को कम करना है, किसी सरफेस बहुत ज्यादा घर्षण है और फ्रिक्शन है तो लुब्रिकेंट को हम यूज कर देते हैं, जैसे ऑयल है। वे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं जैसे तेल है, ग्रीस है, तो क्या है लुब्रिकेशन करते हैं और वो सरफेस को चिकनाहट लाते हैं, तो क्या होता है घर्षण कम हो जाएगा। जैसे बॉल बेयरिंग संपर्क क्षेत्र को कम करके सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में बदलते हैं। ठीक है, तो ये सब जो ये एग्जाम्पल था घर्षण कम करने का। अब घर्षण हम बढ़ा कैसे सकते हैं, जैसे खुदरी सतह, जैसे जूतों की तलवे जैसे हम देख रहे हैं खुदरी सतह और टायरों के जो ये खांचे बने रहते हैं, ये बेहतर पकड़ के लिए सतह को खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाते हैं। तो देखिए ये हम जो अपने सूज में ये जो बने रहते हैं और टायरों के ये जो खांचे बने रहते हैं, ये क्या है, वो ये खुरदरा बना होता है जिससे क्या है, घर्षण बढ़ जाता है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि जहाँ पे घर्षण बढ़ाना है तो उसके भी तरीके होते हैं और कहीं पे घर्षण कम करना होता है उसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये हमने देखा घर्षण कम करना और घर्षण बढ़ाना। अब हम लोग देख लेते हैं कि तरल घर्षण जो ये लिक्विड है, लिक्विड अगर हम बात कर रहे हैं मीडियम की तो वहां पे भी घर्षण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एडेप्टेशन चैप्टर में मैंने पढ़ाया आपको कि एक्वेटिक सिस्टम में पानी में जो मछलियां होती हैं ये इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड शेप में होती है। इससे क्या होता है कि पानी के अंदर इनको मूवमेंट करने में, दिशा बदलने में आसानी होती है। ये उनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, स्ट्रीम
लाइन होता है, जिससे क्या है कि पानी में भी घर्षण होता है, तो उस घर्षण को मिनिमम घर्षण उनको फेस करना पड़ता है, जिससे उनका मूवमेंट आसान हो जाता है। तो उसी चीज को हम लेकिन हाँ देखिए घर्षण एक हम अपने डेली लाइफ में भी देख रहे हैं, लेकिन तरल पदार्थ जो लिक्विड है उसमें भी घर्षण होता है। तो देखिए तरल पदार्थ, द्रव और गैस, अपने से होकर जाने वाली वस्तुओं पर भी घर्षण बल लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ठोस ही वस्तुओं में घर्षण होता है, द्रव और गैस उसमें भी होता है। इसको कर्षण ड्रैग कहते हैं। निर्भरता यह वस्तु की गति उसके आकार और तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब ये जो है वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। उसकी गति कैसी है, आकार कैसा है, तो इसीलिए हमने बोला कि मछली के आकार स्ट्रीम्ड लाइन होती है। और तरल जो पदार्थ है जिसमें वो मूवमेंट कर रहा है या मूवमेंट होना है, उसके पे भी निर्भर करता है। तो समाधान क्या है? जो है कर्षण को न्यूनतम रखने के लिए वस्तुओं की विशेष धारा रेखी स्ट्रीम्ड लाइन आकार दिया जाता है। तो मिनिमम घर्षण हो इसलिए स्ट्रीम लाइन, जैसे एयर एरोप्लेन है, एयर में उसको चलना होता है, फ्लाई करना होता है, तो इसका से भी स्ट्रीम लाइन दिया गया है ताकि मिनिमम घर्षण का सामना करना पड़े और ये इसको अपने मूवमेंट करने में आसानी हो, डायरेक्शन चेंज कर हर चीजों में उनको एक हेल्प मिले। इसीलिए इसका अभी जो शेप है स्ट्रीम लाइन रखा गया है। अब हम लोग पिछले ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। घर्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए घर्षण दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण एक असंपर्क बल है, ये गलत है। घर्षण कहाँ हमने पढ़ा कि टू टाइप्स के फोर्सेज होते हैं, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में घर्षण आता है, ठीक है। अब इसी चीज को एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देखिए कि लोटनिक, स्थैतिक और सर्पिल घर्षण बलों को घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले क्या था हमारा? देखिए यहाँ पे स्टैटिक स्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा होता है, फिर सर्पी, फिर लोटनिक। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखा गया है। फिर ऑप्शन नंबर सी था इसका। पिछले वर्ष के और क्वेश्चन में से देखते हैं कि साइकिल, कार आदि में बॉल बेयरिंग, अभी हमने बात की थी ना, बॉल बेयरिंग है ये उपयोग किया था, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहिए और धुरी के बीच, जो पहिया और जो धुरी है के बीच के संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बॉल बेयरिंग संपर्क क्षेत्र को कम करके सर्पी घर्षण को लोटनिक घर्षण में बदलते हैं, जिससे गति बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल पदार्थों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस आकार में सबसे कम कर्षण का अनुभव होता है? धारा रेखी या स्ट्रीम लाइन, ठीक है। अब हम लोग और देख लेते हैं। यदि यदि कोई वस्तु घर्षण रहित सतह पर गति कर रही है तो उसे समान वेग से गतिमान रखने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो देखिए हम न्यूटन के नियम को दूसरे वीडियो में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बस इतना ही आप जान लीजिए कि अगर कोई कोई वस्तु समान गति से अगर गतिमान हो रही है तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जीरो है, शून्य बल होता है। ये न्यूटन्स के कई सारे जो नियम हैं उसमें है, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे विशेषज्ञ नोट में लिखा हुआ है कि न्यूटन के पहले नियम जड़त्व के अनुसार गतिमान वस्तु वो गतिमान रहती है। वास्तविक जीवन में बल केवल कर्षण बल को दूर करने के लिए लगाया जाता है, कोई घर्षण नहीं, मतलब किसी बल की आवश्यकता नहीं। अब इसका विज्ञान शिक्षा शास्त्र कैसा रहेगा अगर किसी टीचर को घर्षण पढ़ाना है? तो सर्वोत्तम अभ्यास प्रभावी और अप्रभावी दोनों चीजों को हम लोग देखना है। तो उसमें देखिए खोज और अवलोकन विधि। तो देखिए कक्षा की शुरुआत व्यवहारिक गतिविधियों से करें, जैसे खुदरी और चिकनी सतहों पर गेंद लुढ़काना और उस ऊष्मा महसूस कराने के लिए हाथों को आपस में रगड़ना। तो देखिए यहाँ पे टीचर दिखाया गया है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स को देख के टीचर अच्छे समझा सकते हैं कि कई टाइप के सतह यूज किया, उस पे बॉल को सरका के लुढ़का के देख रहे हैं। तो इसी चीजें क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स देने से और एक्टिविटी बेस्ड जो क्लासरूम अगर माहौल रहे तो चीजों को समझना बहुत आसान हो जाता है। किससे बचना है?
देखिए रटंत रोट मेमोराइजेशन चीज को बढ़ावा नहीं देना है, और बिना किसी वास्तविक संदर्भ या प्रयोग के बिना पाठ्य पुस्तक से पढ़ना, ये चीजें नहीं। सिर्फ पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ते रहेंगे तो चीजें नहीं समझ पाए। जब बच्चे प्रयोग करके, रियल लाइफ एग्जांपल्स करके, एक्टिविटी बेस्ड एक्टिविटी करके जब देखते हैं और सीखते हैं तो चीजें क्या होंगी, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलती हैं। अब देखिए एक माइंड मैप भी एंड में तैयार किया गया है, जिससे आपको क्या है कि चीजें समझना आसान होता है। घर्षण क्या होता है, तो देखिए घर्षण का नेचर क्या है, एक क्या है, संपर्क बल है और हमेशा गति का विरोध करता है, ठीक है। अब इसमें किसी कारण क्या है, सतहों की अनियमितताओं का अंतर्बंधन, बंधन की वजह से क्या होता है कि दो सतह होते हैं, उनमें अलग अलग टाइप के सतह होते हैं, तो आपस में इनमें रेजिस्टेंस होता है, तो इसकी वजह से घर्षण होता है। इनके प्रकार कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। तरल में भी कई होता है, उसको कर्षण बोलते हैं। और देखिए बदलाव कैसे कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लुब्रिकेंट यूज करके हम कम कर सकते हैं, और उसमें अलग अलग टाइप के खांचे बना के हम क्या कर सकते हैं, जो घर्षण है उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखिए वीडियो में मैंने चीजें काफी अच्छे से क्लियर की हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे आंसर्स बनाएं, बताएं कि कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर डालें। थैंक यू सो मच।